क्या वेस्टर्न वॉरहॉक्स जंग से तंग आ चुके हैं जो अब इतनी अग्रेसिव मुलाकातें हो रही हैं वेस्टर्न लीडर्स के दरमियान रशिया यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए? क्या वो वक्त आ गया है कि फाइनली ईस्टर्न यूरोप में अमन बहाल हो जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की की मुश्किलात में कमी आने को है? क्या पुतिन इस जंग के बाद एक फातेह के तौर पर इमर्ज होने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये सारी पॉसिबिलिटीज, और इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा क्योंकि यूरोप की सारी डायनामिक्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। यूरोप क्या सोच रहा है, रूस क्या सोच रहा है और ट्रंप क्या सोच रहे हैं, ये सारे क्या एक्सपेक्टेशन लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं और इसमें क्या क्या डिमांड्स हैं, और वो कौन से स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इनका डेडलॉक अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से कोई सीज फायर या डील देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जंग रुकवाने पर काम शुरू हो चुका है। तो आइए देखते हैं वो डेडलॉक्स और इनकी डिमांड्स और इनके ऑब्जेक्टिव्स। हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक रशिया यूक्रेन जंग को रुकवाने के करीब पहुंच चुके हैं। तो लास्ट वीक हमने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से एक तारीखी मुलाकात हुई अलास्का के मकाम पर। इस हवाले से अलास्का का इंतखाब किया गया जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो कभी रूस का पार्ट हुआ करता था, और पिछली सदी में, आई थिंक पिछली से भी पिछली सदी में, अमेरिका ने ये इलाका रूस से परचेज किया था। और इस हवाले से इस पूरे इलाके की जो हिस्ट्री है पुतिन ने वो भी थोड़ी सी बयान की, और पुतिन ने इस इलाके की अहमियत को उजागर किया कि किस तरह ये अमेरिका और रूस को मिलाता है, ये हमें नेबर बनाता है, और यहाँ पर खड़े होना मेरे लिए एक तारीखी लम्हा है। और उसके बाद हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। आपको लास्ट मीटिंग भी याद होगी जब तू मैं हो गई थी, और फिर यूरोप के सारे टॉप लीडर्स से पुतिन के लिए जो रेड कारपेट बिछाया गया, F-35 की सलामी दी गई, B-2 बॉम्बर्स उनके सर पर से गुजारे गए। बहुत से अमेरिकन ने इस पर ट्रंप पर तनकीद भी की कि आपने एक वॉर क्रिमिनल को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया है, एक ऐसा लीडर जिसके हवाले से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अरेस्ट ऑर्डर्स हैं और यूएस ने उसको इतनी लेजिटिमेसी प्रोवाइड की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा एक अनयूजुअल तरीका होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं तो जंगे रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और आजकल वो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, 6 जंगों का बता रहे हैं जहां पर उन्होंने अमन करवाया है। पाकिस्तान, इंडिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ईरान, इजराइल, अजरबैजान, आर्मेनिया, कॉन्गो की वॉर, जबकि 2 जंगें ट्रंप अभी भी रुकवाने में नाकाम है, एक रशिया यूक्रेन जंग और एक इजराइल फलस्तीन की जंग। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि एक ट्राइलैटरल मीटिंग हो जिसमें ज़ेलेंस्की भी मौजूद हों, पुतिन भी मौजूद हों, और मैं इनके दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली ज़ेलेंस्की के साथ जो अभी एक दिन पहले मुलाकात हुई है वो पिछली मुलाकात से टोटली डिफरेंट थी, जिसमें दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और मामला बहुत आगे निकल गए थे। बहुत ज़्यादा तू मैं हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को ग्लोबल मीडिया के सामने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी, स्पेशली ट्रंप साहब ने ज़ेलेंस्की को। तो अब देखें 4 महीने बाद दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहट है। Only men can do that. Meeting like friends after humiliating each other in front of the whole world. तो ये जो इनकी ताज़ा मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स के साथ, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिली कि इन सब के चेहरों पर एक उम्मीद थी, और इनका जो स्टैंस था वो बहुत ज़्यादा कंसिलिएटरी था एक दूसरे की तरफ। और इस बार तो ज़ेलेंस्की भी डोनाल्ड ट्रंप को बार बार क्रेडिट दे रहे थे कि यार आपने सिक्योरिटी गारंटी की फाइनली बात की है, पहले डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं करते थे। और इस वक्त इन सारी टॉक्स में सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी गारंटी का ही है, जो हम आगे जाकर मजीद डिटेल में देखेंगे कि सिक्योरिटी गारंटी में कहां पर मामलात अड़े हुए हैं, जहां पुतिन और यूरोपियन लीडर्स का एक डेडलॉक है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपियंस को यहाँ पर सुख का सांस मिला कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी गारंटी की बातचीत शुरू की है। पहले तो इनको ये डर लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रांस अटलांटिक अलायंस से निकल चुके हैं, और हम भी यही बात कर रहे थे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने ही पार्टनर्स को लताड़ना शुरू हो गए थे। और ये जो पूरा वेस्टर्न अलायंस है, ये G7, ये यूरोप और अमेरिका का जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो मजबूत हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसको डोनाल्ड ट्रंप तोड़ने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लग रहा था कि अब इन सब को छुट्टी करा देंगे और कहेंगे कि आप जानो और नेटो जानो, हम इस खेल में नहीं पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब वापस टेबल पर आ गए हैं। इसका यूरोपियन लीडर्स को बड़ा इत्मीनान है कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप किसी तरफ तो आए, सिक्योरिटी गारंटी की बात किया, और इसी वजह से हम देख रहे थे कि बड़ी कंसिलिएटरी टोन्स थी।
और ज़ेलेंस्की और ट्रंप लास्ट दफ़ा के मुकाबले में इस बार एक दूसरे से बड़े ही गर्मजोशी से मिले, हल्का फुल्का मजाक भी हुआ और पिछली लड़ाई की कुछ यादें भी ताज़ा की इन्होंने। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ज़ेलेंस्की बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे और मेरे हिसाब से ये जो पूरा ट्रांस अटलांटिक अलायंस है इन यूरोपियंस का और अमेरिकन का, इसको बचाने में यूरोपियन लीडर्स ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इसमें मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है, क्योंकि बाकी लीडरशिप पर नज़र दौड़ाएं तो वो इतनी तगड़ी नहीं है, वो रिलेटिवली सारे नए लीडर्स हैं। इस मीटिंग में कौन कौन था? यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर मौजूद थे, ये भी एक नए लीडर हैं, नए प्राइम मिनिस्टर हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स, इन्होंने भी अभी रिसेंटली ही इलेक्शन जीता है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा फिनलैंड के प्रेसिडेंट थे, वो भी काफी यंग हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वो भी अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डर लेयन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे और इन सब ने वहां पर अपनी अपनी ओपिनियंस का इजहार किया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गौर से सुना। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब ज़ेलेंस्की के साथ लड़ाई हुई थी ट्रंप की, तो इन सारे यूरोपियन लीडर्स के हाथ पैर फूल गए थे और इनको ऐसे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका अब इनको टाटा बाय बाय कह देगा। तो ये सारे फौरन अगले दिन इकट्ठे हुए थे और इन्होंने कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाने का फैसला किया था। कोलिशन ऑफ द विलिंग इसलिए बनाया था कि अगर अमेरिका अब इनकी मदद के लिए नहीं आता तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा नेटो के साथ। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी जो ट्रंप की टोन में नरमी आई है, जो ट्रंप इतनी हंसी खुशी इन सबसे बातें कर रहे हैं, इसमें एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने ट्रंप की एक पुरानी बात मानी है। और वो बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछली ही प्रेसिडेंसी की टर्म से ये मुतालबा कर रहे थे इन सब से कि आप अपने डिफेंस बजट में 5% तक इजाफा करो। इन सब का किसी का 2% है, किसी का 2.25% है, किसी का 1.5% है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नेटो की मदद सिर्फ अमेरिका ही क्यों करे, ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस को सिर्फ हम ही क्यों बचाए, आप भी अपना हिस्सा इसमें ज़्यादा करें। तो इसमें डेफिनेटली कुछ लेन देन हुई है और G7 की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह इन सब ने अज़म किया था कि हम 5% तक करेंगे अगले 10 सालों में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वो बात दोहराई है, नेटो सेक्रेटरी के मुंह पर कही है कि नेटो में सबसे ज़्यादा शेयर सिर्फ अमेरिका का नहीं होगा, बाकी भी अपना अपना शेयर डालेंगे और इसमें इजाफा करेंगे। और दूसरा फैक्टर इसमें पॉसिबली ये हो सकता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर और इमैनुअल मैक्रोन ने अपना किरदार अदा किया है और उन्होंने ट्रंप से मिन्नतें वगैरह की है और इनको समझाया है कि यार ये अलायंस हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, इसमें एक्सपर्ट्स ये ख्याल करते हैं कि जब भी यूरोप ने अपना दिफाई बजट बढ़ाया है तो उसके बाद कोई जंगी भी है और अब ये रूस को अपना सबसे बड़ा एनिमी नंबर 1 समझते हैं और वो अपने जहनों में ये एज्यूम कर चुके हैं कि अगले 10 सालों में इनकी भी रूस से लड़ाई हो सकती है। और इस हवाले से हम लास्ट ईयर से ही वीडियोस बना रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं कि ये अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, अपनी मिलिट्री रिक्रूटमेंट में इजाफा कर रहे हैं और कंस्क्रिप्शन सर्विसेज को दोबारा फाल कर रहे हैं। यानी 18 साल से ज़ायद जितने भी लड़के होंगे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और रिजर्विस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी जंग की सूरत में। तो ये यूरोप अब इस तरह सोच रहा है और यूरोप अपनी सिक्योरिटी को लेकर अब बहुत सीरियस हो चुका है। उनके ख्याल में वर्ल्ड वॉर 2 को तकरीबन 80 साल हो गए हैं, तो अब एक जंग हो सकती है रूस के साथ। 80 साल पहले इनको हिटलर ने चैलेंज किया था और इन सब ने मिलकर उसका मुकाबला किया था और अब इनके ख्याल में हिटलर नंबर 2 है पुतिन और ये हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, जबकि अमेरिका उसके साथ दोस्ती करता है, अमेरिका नहीं सिर्फ ट्रंप। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इख्तलाफ है टेरिटरी के लेन देन का। डोनाल्ड ट्रंप अपने यूरोपियन दोस्तों को ये इशारा दे चुके हैं कि रशिया जितनी टेरिटरी जीत चुका है यूक्रेन के अंदर वो अब आपको वापस नहीं मिलने वाली। ट्रंप का यूरोपियन से पुतिन के हवाले से ये भी इख्तलाफ है कि ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है जिसको आप शिकस्त नहीं दे सकते, जिसने हिटलर और नेपोलियन की फोर्सेस को भी हराया हुआ है, तो आप उससे पंगा क्यों ले रहे हो। टेरिटरी की बात करें तो रूस इस वक्त 20% इलाके पर काबिज हो चुका है यूक्रेन के अंदर और कई यूक्रेनियंस रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर जी रहे हैं और इसमें बहुत से इलाके हैं जिन पर रूस काबिज हो चुका है, जैसे डोंबास का रीजन है जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क के एरियाज हैं और ये वो रीजन्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा रशियन स्पीकिंग लोग हैं और रूस ये समझता है कि ये इलाके तो अब मेरे हैं।
जिनके अंदर रशिया यूक्रेन जंग से पहले ही शोरिश जारी थी और रशियन सपोर्टेड ग्रुप्स यहां पर काबिज हो चुके थे। इसके अलावा क्राइमिया को रूस ने 2014 में ही अनेक्स कर लिया था, जिसकी वजह से रशिया को ब्लैक सी की एक्सेस बहुत इजीली मिल जाती है। और रशिया ने पिछले 3.5 सालों में मीट ग्राइंडिंग टैक्टिक्स के तहत इन इलाकों पर कब्जा हासिल किया है, जिसमें अपने भी बहुत से लोग मरवाए हैं। और अभी रिसेंटली जब ये मुज़ाकरा चल रहे थे, इस दौरान भी रशिया के हमले जारी हैं यूक्रेन के अंदर। क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क के अलावा ज़ेपोरिज़िया और खैरसन के इलाके हैं जहां पर रूस ने रेफरेंडम कराकर अपनी हुकूमत कायम भी कर ली हुई है और वहां पर गवर्नर्स भी तैनात कर लिए हैं। और ये पूरा 20% का इलाका बनता है, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया सिर्फ 1% टेरिटरी पर काबिज है। और उनके मुताबिक ये जो बाकी 20% इलाका है, ये कंटेस्टेड रीजन है, हम यहाँ पर अभी लड़ रहे हैं, हम मुज़ाहमत दिखा रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप के साथ मीटिंग में ये ऑफर की थी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क से जितनी भी फोर्सेस हैं यूक्रेन की वो निकल जाएं। हम अपनी जो फ्रंट लाइन पोजीशंस हैं उनको उसी जगह पर फ्रीज कर देंगे जो बाकी एरियाज में रशियन ट्रूप्स बैठे हुए हैं, यानी मजीद एडवांस करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका यही मतलब है कि पुतिन का ये स्टैंस है कि जितने इलाके हमने जीत लिए वो हम आपको वापस नहीं देंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे ज़ेलेंस्की और यूरोपियंस कांप जाते हैं। उनके ख्याल में अगर ये इलाके आप रूस को दे देते हो तो रूस की जो फ्रंट लाइन पोजीशंस हैं वो नेटो ममालिक के मज़ीद करीब आ जाएंगी और वो फिर किसी भी वक्त यूक्रेन के अंदर मज़ीद एडवांस करने के काबिल हो जाएगा। यानी रशिया की पोजीशंस जो जंग से पहले थीं वो ईस्ट से अब थोड़ी सी वेस्ट साइड की तरफ चली जाएंगी, जो कि यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यानी उनके ख्याल में कल को मजीद एडवांस हो सकता है, तो कल को फिर मजीद एरिया वो हासिल कर लेंगे, तो उसकी क्या गारंटी है कि रशिया इससे आगे ना बढ़े। इसलिए वो कह रहे हैं कि रशिया ने जो इलाके जीते हैं यूक्रेन के वो उनको वापस करे और हमें एक टाइट सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अब सिक्योरिटी गारंटी यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मामला है। यूरोपियंस चाहते हैं कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसकी तर्ज पर कोई सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मेंबर स्टेट पर हमला पूरी नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसलिए सारे मुल्क इकट्ठा होकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और वो तो चाहते हैं कि किसी न किसी शक्ल में यूरोपियन ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर तैनात हों जो कि यूक्रेन की गारंटी को मेक श्योर करेंगे। जबकि पुतिन का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, उसकी तो रेड लाइन ही यही है, यूक्रेन के अंदर नेटो ट्रूप्स की मौजूदगी उन्हें काबिल कबूल नहीं है और ना ही किसी भी यूरोपियन फोर्स की किसी भी झंडे तले उन्हें कोई यूरोपियन ट्रूप्स नहीं चाहिए यूक्रेन के अंदर। यहाँ पर एक डेडलॉक है यूरोपियंस और पुतिन के दरमियान और यूरोपियन लीडर्स बार बार सीज फायर को भी मेंशन कर रहे हैं, जबकि ट्रंप का स्टैंस ये है कि सीज फायर जरूरी नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि हमें एक डील चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पीस चाहिए। बेशक वक्ती तौर पर यह लड़ाई जारी भी रहे क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली किसी भी साइड के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, लिहाजा हम सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे। हम काम कर रहे हैं एक पक्की डील और लॉन्ग टर्म पीस के लिए। ये ट्रंप का स्टैंस है। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मेंबर स्टेट पर हमला पूरी नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसलिए सारे मुल्क इकट्ठा होकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सारे ममालिक इस किस्म की एक सिक्योरिटी गारंटी चाह रहे हैं यूक्रेन के लिए, जबकि यूक्रेन तो नेटो का पार्ट ही नहीं है। और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से रूस ने चढ़ाई की थी यूक्रेन पर कि तुमने नाम नहीं लेना नेटो ज्वाइन करने का। नेटो जब बनी थी तो इन्होंने रूस को यकीन दिलाया था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। रूस को डर ये है कि ये जितना मेरे करीब आते जाएंगे मेरे बॉर्डर्स के, इनके मिसाइल्स हमारे शहरों के करीब होंगे। तो पुतिन की ये है सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इन ममालिक को ईस्टर्न साइड पर नहीं आना चाहिए और ईस्टर्न साइड पर सबसे अहम मुल्क यूक्रेन है। अब यूरोपियंस का ये ख्याल है कि यूक्रेन के अंदर यूरोप की कोई सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। पुतिन उसको नहीं मानते, डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को नहीं मानते और यहाँ पर ट्रंप का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो है यूक्रेन के साथ सिक्योरिटी डील। सिक्योरिटी की डील जिसमें एनर्जी और मिनरल्स की डील भी शामिल होगी। और ट्रंप का ये ख्याल है कि यूक्रेन जब हमें अपने मिनरल रिच एरियाज में कॉन्ट्रैक्ट्स देगा, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, उसकी वजह से किसी की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर हमला करने की। ये है ट्रंप की सिक्योरिटी गारंटी कि यहाँ पर फिर हमारे सिक्योरिटी पर्सनल भी आएंगे जो हिफाजत करेंगे इस पूरी कंपनीज की और इन प्रोजेक्ट्स की। और एक ट्रेड डील है यूक्रेन के साथ जिसके तहत वो कहते हैं कि ये है हमारी तरफ से सिक्योरिटी गारंटी। और यही नहीं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को ये भी कह रहे हैं कि आप हमसे $90 बिलियन का असलहा भी बाय करोगे। यानी ट्रंप के जहन में अपनी कुछ डीलिंग्स चल रही होती हैं जिसके तहत वो ट्रेड के फायदे सोचते हैं कि किस तरह अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है और किस तरह वो अमेरिकन कंपनीज को ठेके वगैरह दिलवा सकते हैं।
$90 बिलियन की डील, और इससे ट्रम्प शायद वॉर हॉक्स को भी खुश कर रहे हैं, क्योंकि जितना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था उसने बहुत सा असलहा बिकवा लिया इस पूरी जंग में, और हर जंग का डेफिनेटली इख्तिताम तो होता है। तो ट्रम्प यहाँ पर क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं और किसी हद तक उन्होंने वॉर लॉबिस को भी खुश करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमसे ये असलहा खरीदेगा यूक्रेन, पावरफुल असलहा होगा तो वो अपना दिफा भी अच्छा कर सकेंगे। इस असलहे की डील के तहत यूक्रेन को मॉडर्न यूएस वेपन्स मिलेंगे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह बाइडेन सपोर्ट कर रहे थे, 60 बिलियन डॉलर्स के पैकेज निकाल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपको हमसे खरीदना होगा, हमारी सपोर्ट फ्री में नहीं होगी, आपको जितना असलहा चाहिए हमसे लें, लेकिन पैसे भी दें, बेशक थोड़ा बहुत हम डिस्काउंट दे देंगे। और इसके तहत वो यूक्रेन को एविएशन सिस्टम्स देंगे, एंटी मिसाइल सिस्टम्स देंगे और दूसरा एडवांस वेपन। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूएस हमारे ड्रोन्स परचेज करेगा, जिससे हमारी लोकल प्रोडक्शन में इजाफा होगा, और इसके अलावा मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन होगी जो कि यूएस कंपनीज करेंगी, और उसकी वजह से यूक्रेन ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। जब से ट्रंप के मुंह से सिक्योरिटी गारंटी की बात निकलनी शुरू हुई है, तब से ज़ेलेंस्की बार बार इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली ऑप्शन जो कि यूरोपियंस चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का उस तरफ ख्याल नहीं जाता। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल ये है कि इससे हम पुतिन को मज़ीद प्रोवोक करेंगे, यानी ये रूस से लड़ने वाली बात है, तो हमें अभी लड़ाई नहीं करनी, हमें अभी कंसिलिएटरी टोन में बात करनी है, हमें अभी दोस्ती की बात करनी है, पीस की बात करनी है। जबकि यूरोपियंस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमें टफ सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। उनको यही डर है कि अगर यहाँ पर रूस को कंसेशंस मिल गई तो कल को वो मज़ीद चढ़ाई करेगा और हमारे बॉर्डर्स के करीब ना पहुँच जाए। और रूस को नेटो से यही डर है कि नेटो हमारे बॉर्डर्स के करीब ना पहुंच जाए। नेटो ने इनसे वादे किए थे कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे 90s में, लेकिन हमारे सामने है कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है नेटो की, जो कि रूस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। लेकिन रूस ने इस पूरी जंग में यूरोप को ऐसा मज़ा चखा दिया है कि पुतिन इनकी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि भाई अब मज़ा आया, तुम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, मैं उल्टा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा हूँ। यानी टेबल्स टर्न करने की कोशिश किया है पुतिन ने, जिसकी वजह से अब यूरोपियंस डरे बैठे हैं। ज़ेलेंस्की बात करते हैं एयर एंड सी प्रोटेक्शन की और इंटेलिजेंस सपोर्ट की यूएस और नेटो की जानिब से, जो इनको मिलती रहेगी। CIA हर जगह पर एक्टिव होती है, स्पेशली रूस को काउंटर करने के लिए, तो वो तो उनकी प्रेजेंस रहेगी, लेकिन एक्चुअल मिलिट्री फोर्स उस पर इख्तलाफ बरकरार है। और देखना यह है कि ये इस डेडलॉक को किस तरह हल करते हैं, क्योंकि पुतिन तो अलाउ नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी कोई खास इसके हमायती नहीं है, लेकिन यूरोपियंस और यूक्रेनियंस को गारंटीज चाहिए। इस हवाले से हमने ये भी देखा था कि यूएस की जो फर्स्ट लेडी हैं, ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप, उन्होंने पुतिन को लेटर लिखा है कि जितने भी बच्चों को आपने कैद किया हुआ है उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। ऐसे मौक़ों पर हम देखते हैं कि जब पीस एफर्ट्स तेज़ हो जाती हैं तो जो ख़वातीने अव्वल होती हैं वो भी अपना किरदार अदा करती हैं उसको मज़ीद इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मीटिंग में मेलानिया के लेटर का भी जिक्र किया और उनका शुक्रिया अदा किया। और मैंने इस बार एक चीज़ देखी है कि ज़ेलेंस्की काफ़ी ज़्यादा सीरियस और प्रैक्टिकल नज़र आए हैं, लास्ट टाइम की तरह जब हमने भी उन पर तनकीद की थी कि काफ़ी गुलगपाड़ा एटीट्यूड था उनका, कि बहुत कैजुअल होकर वो यूएस के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस के अंदर चैलेंज कर रहे थे, और वो भी ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को। तो इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके एडवाइजर्स ने समझाया कि आप ज़रा अपनी टोन में नरमी करें। दोनों तरफ से बड़े ही पॉजिटिव जेस्चर्स दिखाए गए हैं, और अब यही लग रहा है कि इस जंग का इख्तिताम करीब है। बहुत से डेडलॉक्स हैं जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, ट्रूप्स के हवाले से, इलाकों की वापसी के हवाले से, सिक्योरिटी गारंटीज के हवाले से, और यूक्रेन के फ्यूचर के हवाले से। पुतिन ने पूरी दुनिया को रूस की ताकत दिखा दी है कि किस तरह वो अकेला नेटो से लड़ा है, और एक मौके पर इन सब को आपस में ही लड़वा दिया था। तो ये पुतिन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, नो डाउट, कि जिस तरह अलास्का में उनका इस्तकबाल किया गया है, उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड की गई है, उनको एक ग्लोबल स्टेज दिया गया है ट्रंप की जानिब से। यूरोपियन लीडर्स और वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में शदीद बेचैनी की कैफियत थी, लेकिन अब वो बेचैनी अब उनकी कम हो रही है, क्योंकि ट्रंप भी इनकी बहुत सी बातों पर एग्री कर गए हैं। और इसमें ट्रंप को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने इस जंग को रुकवाने में एफर्ट्स किए हैं। पुतिन के साथ मुलाकात की है, ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकातें की हैं, और इस पूरी जंग में वॉर लॉबीज़ अपना बहुत सा असलहा बिकवा चुकी हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए। जंगों ने तो एक दिन रुकना ही होता है, और ये जंगें करवाने वाले और इसका मुनाफा खाने वाले, इनको बहुत फ़ायदा होता है इन जंगों से, और इस जंग से इन्होंने अपने काफ़ी पेट भर लिए हैं।
तो अब इसके क्लोजर का टाइम मेरे हिसाब से बहुत करीब है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ट्रम्प ट्रेड डील्स के ज़रिए खुश करना चाह रहे हैं और शायद एक नई सिक्योरिटी गारंटी में CIA की प्रेजेंस मज़ीद बढ़ जाए यूक्रेन के अंदर, और साथ ही यूक्रेन इनका असलहा भी बाय करेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़े लूजर्स होंगे यूरोपियन कंट्रीज़, जिनको फ्यूचर में रूस का थ्रेट डराता रहेगा, और इसी वजह से उन्होंने अपना एक कोलिशन ऑफ द विलिंग भी बनाया है कि फ्यूचर थ्रेट से किस तरह निपटना है, रशिया को किस तरह काउंटर करना है। तो नेटो ने जो रशिया के बॉर्डर्स के करीब आना था, अब रूस यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के करीब आ चुका है, और इसलिए ये सारे अब अपने दिफाई बजट में भी इजाफा कर रहे हैं। वॉर हॉक्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर ये भी है कि पूरे यूरोप ने अपने दिफाई बजट में इजाफा करना शुरू कर दिया है, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि यूरोप ने जब अपना दिफाई बजट बढ़ाया है उसके बाद कोई आलमी जंग ही हुई है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या अगली जंग यूरोप की रूस के साथ होगी? क्या अमेरिका उसमें यूरोप का साथ देगा? आपके ख्याल में रूस यूक्रेनियन टेरिटरीज को वापस करेगा, और यूक्रेन को किस किस्म की सिक्योरिटी गारंटी मिल सकती है? और आपके ख्याल में क्या यूरोप अमेरिका के साथ अपना ट्रांस अटलांटिक अलायंस बचाने में कामयाब हो चुका है या नहीं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।